प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात, नमस्कार। आज हम अपना नया चैप्टर लेकर आए हैं तमाल के झरोकों से, जिसके लेखक हैं विद्यानिवास मिसर। इससे पहले हमने पहला चैप्टर प्रेमचंद और भाषा समस्या रामविलास शर्मा का देख चुके हैं। इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है तमाल के झरोकों से विद्यानिवास मिसर का। तो इसके अंदर हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो है विद्यानिवास मिसर के तमाल के झरोकों से शीर्षक निबंध में कथ्य या विचार स्पष्ट करो। यानी इस पाठ के बारे में हमें लिखना है कि लेखक विद्यानिवास मिसर का इस पाठ के संबंध में क्या विचार थे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सामान्य विवेचन की, क्योंकि सबसे पहले हम जब भी आंसर की शुरुआत, उत्तर की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमें सामान्य विवेचन लिखना होगा। और सामान्य विवेचन के अंदर हमें लेखक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और थोड़ा पाठ के बारे में वर्णन करना होगा। तो आइए देखते हैं कि विद्यानिवास मिसर जो है हिंदी के समृद्ध साहित्यकार थे। विद्यानिवास मिसर निबंध के समृद्ध साहित्यकार थे। कौन क्या थे? समृद्ध साहित्यकार, यानी छोटे से विषय को वो बड़ा लिखने की उसमें अपार क्षमता थी। उनके पास निबंध लिखने की उच्च कोटि थी, लिखने की क्षमता थी, जैसा उन्होंने इस निबंध के माध्यम से लिखा है तमाल के झरोकों से, यानी तमाल वृक्ष के बारे में वर्णन किया है। और यह क्या है? ललित निबंध है। यह ललित निबंध की श्रेणी में आता है। और विद्यानिवास जी मिसर के पास गहन चिंतन की क्षमता थी और पूरे छोटे से विषय को विश्लेषण करके वो लिख सकते थे। विश्लेषण की अपार क्षमता थी। तो ये सामान्य विवेचन है और मनुष्य को निहित एक संदेश दिया है कि वो तमाल वृक्ष की भांति ही सदा रहे। विद्यानिवास मिसर जी के इस निबंध के बारे में क्या क्या विचार हैं, किस किस का इसमें वर्णन किया है वो देखें। तो सबसे पहला पॉइंट बनेगा तमाल वृक्ष का वर्णन। लेखक ने इस निबंध की शुरुआत की है वो तमाल वृक्ष से की है। और लेखक जहां रहता है, जिस आबादी में रहता है, जिस कॉलोनी में रहता है, वहां पर बहुत सारे तमाल के वृक्ष मौजूद थे। के आसपास चारों ओर तमाल वृक्ष की संख्या बहुत ज्यादा थी। और लेखक ने क्या कहा कि लेखक जहां रहता है वहां पर तमाल के वृक्ष मौजूद थे। लेखक इन तमाल वृक्षों को जानता है, लेकिन लोग नहीं। लोगों को तमाल के वृक्ष के बारे में ज्ञान नहीं है, वो अनभिज्ञ है उससे। हालांकि वो हर रोज उस तमाल के वृक्षों को देखते भी हैं। और लेखक जहां रहता है वहां पर 2 प्रोफेसर भी रहते हैं। और प्रोफेसर जहां अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं, गाड़ी रोकते हैं, वहां पर बहुत सारे तमाल के वृक्ष हैं। उस तमाल के वृक्ष उसके ऊपर गिरते रहते हैं, पत्ते जो है वो गिरते रहते हैं। फिर भी जो है वो उनके बारे में अनभिज्ञ है कि तमाल वृक्ष है क्या। और क्या कहा है? लेखक को तमाल के वृक्षों से क्या है? प्यार है। यानी लेखक को तमाल वृक्ष से प्यार है क्योंकि लेखक उन तमाल के वृक्षों को जानता है, जबकि लोग क्या है? उनसे अनभिज्ञ है, लोग उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो इसलिए लेखक चाहता क्या है कि तमाल के वृक्ष के नाम पर ही वो अपना नाम रखे, अपनी गाड़ी का नाम रखे, अपने मकान का नाम रखे, अपनी कॉलोनी का नाम रखे तमाल वृक्ष के नाम पर, क्योंकि वो तमाल वृक्ष से प्यार करता है, प्रेम करता है। और जबकि लोग तमाल के वृक्ष को जानते नहीं हैं। तो लेखक ने इस प्रकार तमाल वृक्ष का वर्णन जो है वो किया है। लेखक ने तमाल वृक्ष का वर्णन करने के बाद आत्मीयता जनों के समाप्त होने का वर्णन, लेखक ने इसमें किसका वर्णन किया है कि आत्मीयता जनों के समाप्त होने का वर्णन इस पाठ में उन्होंने किया है। क्योंकि लेखक ने ऋतु परिवर्तन के आधार पर तमाल के वृक्ष में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन को देखकर कहा कि तमाल का वृक्ष जो है इन दिनों उदास है। उदास क्यों है? क्योंकि ऋतु परिवर्तन के कारण जो तमाल का वृक्ष है वो उदास है। और उस उदासी के भाव को देखकर
उस परिवर्तन को देखकर लेखक ने कहा कि इन दिनों जो तमाल का वृक्ष है वो उदास रहने लगा है, उदास है। और उस उदासीपन को याद करते हुए लेखक को अपने परिजनों की याद आ जाती है। पुराने समय में उनके साथ क्या क्या हुआ था वो उसको सब कुछ याद आ जाता है। उन्होंने अपने परिजनों को, मित्रों को, अपनी बड़ी दीदी को खोया था, क्योंकि उसकी बड़ी दीदी जो है जब वो गांव में रहते थे तो उसकी बड़ी दीदी है वो चल बसी थी, उसको बीमारी थी, लेकिन उस बीमारी का हर संभव गांव में इलाज करवाया, लेकिन वो इलाज संभव नहीं हुआ और इस कारण उसका निधन हो गया। तो इस तमाल के वृक्ष को देखकर, उसकी उदासी को देखकर, हालांकि वो तमाल का वृक्ष है वो ऋतु परिवर्तन के कारण हुआ है, फिर भी उसको सब कुछ है, लेखक को है वो पीछे की जो कहानी है वो याद आ जाती है। और लेखक का जीवन भी उस कहानी को देखकर उदासी से भर गया था। और रातें हैं जो उसको भय लगने लगी थी, यानी रातें बड़ी लगने लगी, भय से युक्त लगने लगी। और तमाल वृक्ष की जो स्थिति है वो पतझड़ जैसी बन गई, यानी पतझड़ के समान बन गई। तो इस तमाल के वृक्ष के ऋतु परिवर्तन के कारण उसको देखकर लेखक को अपने आत्मीय जनों के समाप्त होने का वर्णन जो है वो करना याद आ जाता है। यानी उसके परिजनों को, मित्रों को, उसकी दीदी को उन्होंने खोया था, उसके जीवन में उदासी छा जाती है। तो ऋतु परिवर्तन के कारण, तमाल वृक्ष की उदासी के कारण ये सब होता है। इसके बाद हम बात करते हैं तमाल के जीवित रहने की लालसा। यानी तमाल वृक्ष के साथ इतना ऋतु परिवर्तन होते हुए, उदास रहते हुए, पतझड़ का समय होते हुए भी तमाल के वृक्ष में जीवित रहने की एक लालसा बनी हुई थी। और वो लालसा कैसे बनी हुई थी, क्यों बनी हुई थी? क्योंकि लेखक कहता है मनुष्य स्वार्थी है, जबकि वृक्ष क्या है? वृक्ष परमार्थी है। यानी लेखक कहता है कि मनुष्य जो जाति है, मनुष्य जो है वो स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, अपने हित में लगे रहते हैं, जबकि वृक्ष क्या है? तमाल वृक्ष क्या है? परमार्थी है। और इसका एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि वृंदावन में बहुत सारे तमाल के वृक्ष थे, जिस पर आकाशीय बिजली गिरी, जिसके कारण आधे से ज्यादा वृक्ष है वो सूख गए। फिर भी कुछ वृक्ष जो है वो हरे रहे, हरे भरे रहे, उनकी डालियां हैं वो आधी हरी भरी रही, आकाशीय बिजली जो है वो गिरने के बावजूद। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि तमाल के जीवित रहने की लालसा थी, क्योंकि पेड़ जो है वो परमार्थी है, परहित के बारे में सोचता है। यानी वो पेड़ जो है मरा क्यों नहीं? क्योंकि वो परहित के बारे में सोच रहा था। और लेखक क्या है? लेखक तो कहता है कि मनुष्य स्वार्थी प्रवृत्ति का है। इसका उदाहरण उन्होंने वृंदावन में तमाल वृक्ष के मौजूदगी को दिया। और उसमें लालसा क्यों है? क्योंकि जीवित रहने की दुर्दम्य इच्छा है। किसके अंदर है? तमाल वृक्ष के अंदर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लेखक की लालसा। यानी हमने इससे पहले देखा तमाल के जीवित रहने की लालसा क्यों बनी हुई थी, परमार्थी था। और आत्मीय जना होने का, समाप्त होने का वर्णन उन्होंने तमाल वृक्ष की उदासी को देखकर कहा था। और तमाल वृक्ष का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। तो अब लेखक की लालसा क्या है? लेखक की इच्छा क्या है? लेखक चाहता है कि मैं उस विष से, बुझे हुए तीर से आबिद होना चाहता हूं। यानी विष तीर से आबिद होना चाहता है। और वो विष कौन सा है? अभिमान का, अभिमान का है, अहंकार का है। यानी लेखक चाहता है कि मैं उस विष से बुझे हुए तीर से आबिद होना चाहता हूं, दूर होना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जो वो विष है वो है अभिमान का, अहंकार का। कि मनुष्य को साथ में उन्होंने संदेश भी दिया है कि जातीय अभिमान ठीक नहीं है। जातीय अभिमान क्या है? ठीक नहीं। मनुष्य का ये अभिमान होता है कि मैं मनुष्य जाति का हूं, मैं फलां जाति का हूं, ये उसमें स्वार्थ की भावना होती है। तो लेखक ने कहा है कि जातीय अभिमान जो है वो ठीक नहीं होता। और लेखक चाहता है कि जो मनुष्य है वो प्रेम से रहे, प्रेम प्यार से रहे। और अगर
साथ में वो चाहता है कि वो प्रेम जो प्यार है समभाव से रहे, सभी के साथ समान भाव से रहे, और अगर अनुरक्ति जो विरक्ति जो करनी है वो ईश्वर के साथ हो। ईश्वर के साथ क्या हो? ईश्वर के साथ ही मनुष्य अनुरक्ति करे, यानी अनुरक्ति जो लगाव है वो किसके साथ हो? ईश्वर के साथ हो। और परहित के बारे में सोचे, जातीय अभिमान को है वो त्याग दे और तमाल वृक्ष की भांति ही अपना अहंकार छोड़ दे, क्योंकि वृक्ष परोपकारी होते हैं और जबकि मनुष्य जाति क्या है? स्वार्थी प्रकृति की होती है। इसीलिए कवि की, लेखक की लालसा क्या है कि वो जातीय अभिमान को छोड़ दे, सभी के साथ प्रेम प्यार से रहे, सभी के साथ समभाव से रहे, ईश्वर के साथ ही अनुरक्ति हो। और लेखक चाहता है कि विष तीर से वो आबिद होना चाहता है, उस अभिमान अहंकार से वो दूर होना चाहता है। तो ये थी लेखक की लालसा। तो इस पाठ के माध्यम से विद्यानिवास मिश्र जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि तमाल वृक्ष का वर्णन उन्होंने किया, आत्मीय जना को समाप्त होने का वर्णन किया है, तमाल के जीवित रहने की लालसा क्यों बनी हुई थी वो की। अब लेखक की लालसा क्या रही वो हमने अभी अभी इसको स्पष्ट किया है। तो ये था हमारा निबंध तमाल के झरोकों से। तो नेक्स्ट कुछ पॉइंट और है इस पाठ में, वो देखते हैं कि तमाल के झरोकों से जो निबंध है उसमें कवि ने संदेश क्या दिया है मनुष्य जाति को। विद्यानिवास मिश्र जी ने तमाल के झरोकों से निबंध में मनुष्य जो जाति है उसमें संदेश क्या दिया है कि मनुष्य जाति को क्या संदेश हो और क्या विचार हो, क्या अभिव्यक्ति उन्होंने दी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य को परहित की भावना, परहित की भावना रखनी चाहिए, यानी दूसरों के बारे में मनुष्य को सोचना चाहिए। स्वार्थी प्रवृत्ति का त्याग, स्वार्थी प्रवृत्ति का त्याग होना चाहिए, स्वार्थी प्रवृत्ति को त्याग दे, परहितकारी दृष्टिकोण या भावना उसके अंदर हो। मनुष्य की जीवित रहने की, मनुष्य की जीवित रहने की दुर्दम्य आकांक्षा हो, दुर्दम्य आकांक्षा हो। किस भांति हो? तमाल वृक्ष के भांति दुर्दम्य आकांक्षा हो, जातीय और कर्तापन के अभिमान से दूर हो। जातीय कर्तापन, यहां पर कर्तापन का अर्थ है मैं, यानी अहंकार, मैं खुद, यानी जातीय और कर्तापन के अभिमान से दूर, अभिमान से दूर हो का वो त्याग करे। परहित में जीने की आकांक्षा, परहित में जीने की आकांक्षा। तो विद्यानिवास मिश्र जी ने तमाल के झरोकों के माध्यम से, निबंध के माध्यम से आम जन को या एक संदेश दिया है कि वो कैसा व्यवहार करे, वो करे। मनुष्य को परहित की भावना रखनी चाहिए, दूसरों को हित के बारे में वो सोचे, स्वार्थी प्रवृत्ति का त्याग होना चाहिए, मनुष्य की जीवित रहने की दुर्दम्य जो आकांक्षा है वो बनी रहनी चाहिए तमाल वृक्ष के भांति। क्योंकि पतझड़ के समय तमाल वृक्ष में भी उदासी आई थी ऋतु परिवर्तन के कारण, और लेखक को भी आत्मीय जनों के खोने का एक उदासी आ गई थी, उसको दूर करने का संदेश दिया है, मनुष्य की जीवित रहने की दुर्दम्य आकांक्षा। और जातीय व कर्तापन यानी मैं के अभिमान से वो दूर हो और परहित में जीने की आकांक्षा हो। तो ये था मनुष्य, ये था विद्यानिवास मिश्र जी के तमाल के झरोकों से जो परहित जो संदेश है वो। अब हमें देखना है
कि विद्यानिवास मिश्र जी की जो निबंध की शैली है, लिखने की शैली है या दृष्टिकोण है, भाषा किस प्रकार की रही, उनकी शैली कौन कौन सी शैलियों का प्रयोग हुआ, वो देखना है। विद्यानिवास मिश्र जी की जो भाषा शैली की जो विशेषताएं हैं वो देखें किस प्रकार की है। तो भाषा सौष्ठव के अंदर हमें किसका वर्णन करना है, इनकी भाषा की जो शैली रही उसका वर्णन करना है। तो डॉक्टर मिश्र की जो भाषा है, डॉक्टर मिश्र की भाषा शुद्ध थी, परिमार्जित थी, शुद्ध थी, परिमार्जित थी और परिष्कृत थी, परिष्कृत, संस्कृतनिष्ठ, संस्कृतनिष्ठ, खड़ी बोली शब्दों का प्रयोग, खड़ी बोली शब्दों का प्रयोग किया गया। शब्दों का प्रयोग हिंदी के साथ साथ भोजपुरी शब्दों का प्रयोग, भोजपुरी शब्दों का प्रयोग। इस निबंध के दौरान लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग जगह जगह पर आवश्यकता अनुसार किया गया, मुहावरों का प्रयोग। और व्यंग्य विनोद की भी इसमें पुट देखने को मिलता है, यानी व्यंग्य विनोद भी किया गया, हास्य व्यंग्य, व्यंग्य विनोद का पुट भी देखने को मिलता है। तो मिश्र जी की जो भाषा की, इस निबंध की जो भाषा शैली की विशेषताएं हैं वो थी, पहला पॉइंट जो है वो है भाषा सौष्ठव, यानी किन किन भाषाओं का प्रयोग किया गया। तो डॉक्टर मिश्र की भाषा जो है वो शुद्ध, परिमार्जित, परिष्कृत और संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली शब्दों का प्रयोग किया गया। हिंदी के साथ साथ भोजपुरी शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है और लोकोक्ति और मुहावरों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। और इस निबंध में व्यंग्य विनोद का भी पुट देखने को मिलता है। मिश्र जी की भाषा सौष्ठव के बाद दूसरा पॉइंट है शैलीगत विशेषताएं, यानी जो तमाल के झरोकों से जो निबंध था उसके अंतर्गत कौन कौन सी शैलियों का प्रयोग किया गया मिश्र जी के द्वारा, वो देखते हैं। शैली, सबसे पहले उसमें भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया, यानी अपनी एक भावना का प्रयोग उसमें किया गया। वृक्ष की भावना, लोगों की भावना का इसमें जुड़ाव रहा, तो भावात्मक शैली का प्रयोग हुआ। दूसरा है व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ, क्योंकि उसमें कहीं व्यंग्य किया गया था निबंध में कि लोग जो है स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं, लोग ये जानते नहीं है वृक्ष को, हालांकि वृक्ष के बीच ही रहते हैं तमाल के, तो उसको जानते नहीं है, ये व्यंग्य हुआ, व्यंग्यात्मक शैली। फिर प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया। इसके बाद आत्मपरक शैली का भी प्रयोग किया गया, वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया और जो तमाल के झरोकों में है उसमें उद्धरण शैली का प्रयोग किया गया। उद्धरण शैली का अर्थ होता है इस निबंध में कविता की पंक्तियां, उदाहरण स्वरूप कविता की पंक्तियां दी गई और साहित्यकार के जो कथन होते हैं उसका भी प्रयोग किया गया कि किस किस साहित्यकार ने इसके बारे में क्या कहा, और कविता की जो पंक्तियां हैं उसका भी वर्णन किया गया, उसको कहते हैं उद्धरण, यानी के माध्यम से उद्धरण शैली का प्रयोग हुआ। फिर इसके बाद विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया। विवेचनात्मक शैली के दौरान हम देखते हैं कि चिंतन का प्रयोग किया, यानी पाठकों को सोचने पर विवश कर दिया, सोचने के लिए मजबूर कर दिया इस निबंध के माध्यम से, वो विवेचनात्मक शैली के अंतर्गत आता है। चिंतन की प्रधानता रही इस शैली के दौरान। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने देखा दूसरा जो हमारा पाठ चैप्टर जो है तमाल के झरोकों से, विद्यानिवास मिश्र जी ने इस निबंध में तमाल के वृक्ष का वर्णन किया है। तमाल के वृक्ष की क्या विशेषताएं होती है, क्या उसके अंदर भावनाएं होती है, वो परहितकारी होता है,
स्वार्थी प्रवृत्ति का नहीं होता, जबकि साथ ही साथ में मनुष्य जाति पर व्यंग्य भी किया है कि मनुष्य जाति जो है वो स्वार्थी प्रवृत्ति की है। उसके बाद हमने देखा है कि इस निबंध के माध्यम से मिश्र जी ने क्या संदेश दिया था लोगों को कि अहंकार की भावना छोड़े, परहित की भावना को अपनाए, प्रेम प्यार व्यवहार से रहे और ईश्वर के अनुरक्त के प्रति ही रहे, दुर्दम्य उसमें जीवित रहने की आकांक्षा हो। इसके बाद हमने देखा कि भाषा शैली, भाषा सौष्ठव के अंदर देखा कि कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग हुआ, हिंदी के साथ भोजपुरी शब्दों का भी प्रयोग उसमें हुआ है। उसकी मिश्र जी की भाषा जो है वो संस्कृत खड़ी बोली रही, परिष्कृत भाषा रही, शुद्ध परिमार्जित भाषा रही, लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग किया गया। इसके बाद हमने देखा शैलीगत विशेषताओं को, इसमें भावात्मक, व्यंग्यात्मक, प्रतीकात्मक, विवेचनात्मक, उद्धरण शैली, वर्णात्मक, आत्मपरक विभिन्न शैलियों का इसमें प्रयोग किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा चैप्टर यहीं संपूर्ण होता है। धन्यवाद।